आज के इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम देखने जा रहे हैं स्थिर विद्युत का सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट के अंतर्गत देखने के पहले हम देखेंगे कि इसके फर्स्ट पार्ट में क्या था। तो फर्स्ट पार्ट में था कि एक आवेश यदि स्थिर है तो उसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होता था, और इसके जब ये आवेश गति में आ जाता था तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता था। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ 2 पार्ट्स किए गए। सबसे पहला पार्ट है स्थिर विद्युत। उसके अंतर्गत हमें यह पढ़ना था कि एक आवेश है वो स्थिर है और उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। कहने का मतलब हमारे इस पार्ट में कहीं भी हम चुंबकीय क्षेत्र की कोई बात नहीं करेंगे। इससे संबंधित एक नियम था और वो नियम था किसका? कूलाम का। कूलाम का नियम हमने देख चुका था। कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के लिए, पहली बात तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और 10⁻15 मीटर से कम भी नहीं होना चाहिए। अब यहां एक कांस्टेंट लिया जाता था और वो कांस्टेंट डिपेंड करता था पद्धति और माध्यम पर। उसमें सीजीएस में 1 होता था, लेकिन जब ऐसा ही होता था तो उसके दो कंडीशंस थी। एक है वायु या निर्वात में, तो k का मान था 1/4πε0, जिसका आंकिक मान था 9 × 10⁹ माध्यम की यदि बात आती तो k परावैद्युतांक का अगर कोई माध्यम है तो लगभग k का मान वही होता, केवल 1/4πε0 के साथ में नीचे k होता, जहां k माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, तो यहां तक हमने देख चुका था। और उसके बाद अब हम ये देखें, कुछ और पॉइंट देखे थे हमने, जैसे कि द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, ये भी बात हुई थी। अब हम पहले यहां देखेंगे, यहां जो शब्द एक आया था परावैद्युतांक, ये परावैद्युतांक है क्या? ठीक है, और परावैद्युतांक का मात्रक क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है? तो पहली बात तो जो परावैद्युतांक है, अगर हम विद्युत की बात करें, परावैद्युतांक के इस परावैद्युतांक को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान सा तरीका है, बात को समझना है, प्रूफ करके बताने की जरूरत है। सीधे आंसर पे आऊं मैं। F = F0/Fk। ये क्या है? आपके पास दो आवेश हैं, यहां पर दो आवेश हैं आपके पास में, मान ले वो आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है? लेकिन ये बीच में है वायु या निर्वात, तब लगने वाला बल कितना है? F0। और सारी कंडीशंस यही रहेंगी, वही आवेश वही दूरी, बस बीच में यहां पर एक में k परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दूं, तब लगने वाला बल कौन हुआ? और उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? वो परावैद्युतांक। इसका मतलब परावैद्युतांक दो राशियों का अनुपात है। दो आवेशों के बीच निश्चित दूरी पर वायु या निर्वात में लगने वाला बल, और उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर माध्यम में लगने वाले बल, उन दोनों का क्या है? ये अनुपात कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो k है, एग्जाम में कई बार आता है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होगा, किसी अधातु का, कहीं कांच का, सबका अलग अलग पूछ लेता है। तो बात आती है कि, या कई बार पूछेगा कि निम्न में से किसके लिए k का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, ऐसा पूछे। तब आपके अंदर ये चलना चाहिए, ये कंसेप्ट चलना चाहिए। या कई बार पूछ लेगा निम्न में से परावैद्युतांक का क्रम लिखो, और चार ऑप्शन घटता बढ़ता कोई क्रम दे देगा, फिर आप कैसे याद करोगे? उसकी दो बात है, एक तो आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, उस लिस्ट में जैसे वायु का 1 होता है, वायु का कितना होता है? वायु का इसलिए होता है कि भाई ये जितना वैल्यू है ये वायु के लिए तो है, और जब नीचे भी वायु यूज करोगे तो वायु के नीचे वायु यानी क्या होगा? बोलो F0/, तो उसका मान कितना हो गया? तो वायु के लिए जो परावैद्युतांक है 1 होता है। अगर कांच के लिए जाओगे आप, कांच के लिए, तो फिर कांच के लिए 3 से ऊपर हो जाएगा, 2, 3 से 5 से 10 तक हो जाता है।
धातुओं के लिए क्या होता है? अनंत होता है। अब बात आती है कि धातुओं के लिए अनंत क्यों होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये कितना हो जाता होगा, नीचे 0 होता होगा। तो कई बार क्या होता है कि पराविद्वान की इतनी सी डेफिनेशन और वहीं से अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन निकल जाएंगे, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखना ये फार्मूले से कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जिस प्रकार से ये बलों का अनुपात है उसी प्रकार से आप ऐसा भी कह सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको ना बने। तीव्रताओं का भी अनुपात लेते हैं ना अगर आप सेम सिचुएशन में, तो भी के ही होता है। के का ये भी फार्मूला है और के का ये भी। तो एफ को के बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, इसमें जो दो आवेश यूज किए गए हैं उसमें एक आवेश को 1 रख देना। इकाई आवेश पे लगने वाला बल ही क्या है? तीव्रता है ना। अब बात को समझो, E इज इक्वल टू एफ अपन Q0 बोलते हो कि नहीं, बताओ। सॉरी, ये एफ अपन, तो बल में Q0, अगर यहां Q0 साथ में होता कैंसिल हो जाता, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? तो इकाई आवेश अगर है तो उसके लिए जो तीव्रता है वही बल है। कई बार ये खुद ऑप्शन बन के आता है, एकांक आवेश के लिए सत्य है, एकांक आवेश के लिए सत्य है, और 4 ऑप्शन। E बड़ा है F से, E0 छोटा है F से, E0 नहीं, E बराबर होगा F सभी सही। अब बोलो, तब आपको पता होना चाहिए कि E बराबर F काय के लिए एकांक, उसका फार्मूला ही ना, तिर्यक गुणा कर देते अगर आप, तो QE बराबर F होता है कि नहीं, बोलो। अगर इस आवेश को तुमने 1 रख दिए तो क्या हो गया, E बराबर F आ गया ना आपका। तो ये बात क्लियर पहले, ठीक। तो परावैद्युतांक पे चर्चा होने के बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। चलें? अभी हम देख रहे हैं इस परावैद्युतांक से जुड़ा हुआ कंसेप्ट क्या है आगे। अब परावैद्युतांक किसका कितना होता है इसकी एक लिस्ट दी जाएगी, आप उसको एक बार टैली कर लेंगे, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं यहां आवेशों का एक सिद्धांत था जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो हमारे लास्ट लेक्चर में नहीं हो पाया था। हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण यानी हमने पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस Ne। हम देख रहे हैं आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मतलब कहीं ना कहीं आवेश की उत्पत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन का लेना या देने वाली कोई बात होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन का रोल है। तो सीधी सी बात है कि कोई मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मेटल पर क्या आया, तो इस पे धन आना, यानी इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन, तो इस पे धनावेश आ गया। तो ऐसा देखा गया था, एक कांच और यहां रेशम का टुकड़ा लिया गया, इसका आवेश 0 था, इसका आवेश 0 था, टोटल आवेश क्या था। लेकिन जब क्या किया गया, रगड़ने के बाद कांच से इलेक्ट्रॉन कहां आए, तो इसमें कांच पर कौन सा आवेश आ गया, इस धनावेश का नाम क्या दिया, काचाभ आवेश। आगे यही धनावेश था। यहीं पर कांच की जगह एक्सचेंज कर दें अपन, एबोनाइड, और रेशम के स्थान पे कर दें हम बिल्ली की खाल, बिल्ली की, तब ये उल्टा हुआ इलेक्ट्रॉन का आना यहां आ रहा था, तो एबोनाइट पर ऋण आया, इसे रेजिनी आवेश के नाम से जाना गया। इसको, इस पूरी प्रोसेस में एक विशेष बात थी, और वो है आवेश संरक्षण सिद्धांत। यानी इस प्रोसेस में आवेश को ना आप उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, लेकिन आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, और ये वही हो रहा है। इसका मतलब आवेश के स्थानांतरण के कारण ही धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। ये था आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश की बात करें तो हम ही जानते हैं कि धारा बराबर प्रवाहित आवेश बट्टे क्या होता था हमें,
अगर हम त्रिया गुणा कर दें तो धारा गुणित समय बराबर आवेश। अब आवेश की यूनिट क्या हुई? इसका जो एसआई मात्रक है वो आया क्या? कूलाम आया। फिर बात आती है कि कोई पूछ ले कि एक कूलाम क्या है, तो इसके लिए आप यहां आ जाएं और देखें कि आवेश बराबर, देखें हम जानते हैं कि आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। तो धारा को 1 एम्पियर, समय को 1 एकम 1 एम्पियर सेकेंड। अब बात को समझना, यहां इस एम्पियर सेकेंड को ही कहा जाता है कूलाम। मतलब एक कूलाम आवेश क्या है? जब किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तब आवेश की मात्रा होती है 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ है, ठीक है। और इसको यदि आपको लेना हो एब कूलाम में तो यह होता है ये 1/10 एब कूलाम। तो अब यहां बात को समझना है यहां कि ये जो पार्ट बना है, इतना पार्ट, इस पार्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हमें पता होना चाहिए कि धारा बराबर आवेश बट्टे क्या होता है। अब ये कहेगा निम्न में से सत्य है, फिर वही करेगा कि आवेश बराबर धारा बराबर आवेश बट्टे समय, धारा बराबर समय बट्टे, कहीं आवेश को यहां ला देगा धारा को, मतलब ऐसा चेंजेस करके। तो यहां परफेक्शन के साथ बताओ कि धारा में प्रवाहित आवेश बट्टे। अच्छा कोई पूछ ले, अच्छा है 1 एम, इसका मात्रक धारा का क्या होता है बताओ? एम्पियर। कोई पूछ ले 1 एम्पियर क्या है बताओ? देखो ये था 1 कूलाम, बात को समझ रहा है, 1 कूलाम बराबर इतना। आपको 1 एम्पियर चाहिए, 1 सेकेंड कहां ला दो यहां पे, मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजरे उसको क्या बोलोगे? 1 एम्पियर धारा क्या है? यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। सो ठीक है ना। अब यहां देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। देखें यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको अच्छे से पता होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूमेरिकली जब सॉल्व करेंगे तो उसका द्रव्यमान और आवेश हमको परफेक्शन के साथ पता हो। तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9 दशमलव लिखा हुआ है, आप देखेंगे 9.1 गुणित 10 पर ऋण 31 की घात किलोग्राम, ठीक है। और इसका होगा 1.672, 1.674, दोनों का माइनर डिफरेंस है, दोनों बेर 10 पे ऋण 27 की घात किलोग्राम, ठीक है। और आवेश की अगर बात करते हैं, ये द्रव्यमान हुआ, हम बात करते हैं आवेश की, इसका है ऋण 1.6 गुणित 10 पर ऋण, और इसका धन 1.6 गुणित 10 पे ऋण। इस पर आवेश नहीं होता। इनकी आवश्यकता हमको न्यूमेरिकल में पड़ेगी। कभी कभी पूछ लेता है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, तो सॉरी 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? 2 प्रोटॉन है मतलब 1 प्रोटॉन यहां है, 1 प्रोटॉन यहां है। प्रोटॉन है मतलब फिक्स है 1 दशमलव, ये तो फिक्स हो गया, इसका आवेश तो जो भी होगा फिक्स होगा। और यहां बल कौन सा लगने वाला है? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को ढकेलेंगे ये, क्योंकि दोनों में समान आवेश है। तब बल क्या लग रहा, मान लें एफ समानुपाती क्या होता था? Q1 Q2 अपान, लेकिन ये आंकिक रूप से आ गए, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो अब डिपेंड किस पे हो गया? तो ओनली डिपेंड किस पे हो गया? दूरी। तो वो दूरी ज्यादा प्रतिकर्षण कम, दूरी कम प्रतिकर्षण ज्यादा।
यानी अगर वो कांस्टेंट हो गया तो आर पे डिपेंड हो गया, और अगर आर कांस्टेंट हो जाता तो इन आवेशों पे डिपेंड होता है। ठीक, अब एक बात बताओ, यहां पर जो भी है, यहां मान ले Q1 आवेश है, यहां पर Q2 आवेश है, ये प्लस है और ये बीच का डिस्टेंस R एक कांस्टेंट राशि है। अब ठीक है, अब यदि Q1 इज इक्वल टू हम कर दें 3Q2, Q1 इज इक्वल टू क्या कर दें, तो अब बताइए कि बल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में लगने वाला बल मान लो F1 था, यदि Q1 के स्थान पर 3Q2 रख दें तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको पता है कि जब ये F1 था तब क्या आंसर आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या, लेकिन बाद में जो बल लगा इसको हम F2 मान लें, यह आएगा 1/4πε0। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 3Q2, और ये Q2 अपान ये इससे कैंसिल, ये सारा कैंसिल, ये क्या बचा 1/3। यानी आप देखेंगे कि आपके पास बच रहा है F1/F2 इज इक्वल टू 1/3। तो ये आ जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 3F सॉरी F2 यानी बाद में लगने वाला बल, वो पहले लगने वाले बल का कितना गुना आया। तो आपने किसी एक आवेश को जितने गुना बढ़ा दिए, बल भी उतना गुना पहले की तुलना में बढ़ गया। लेकिन ये आता बढ़ गया, बढ़ाए तो बढ़ गया, लेकिन हो सकता है यहां मेरा क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई आप Q1 को क्या करें 1/7 कर दें, 1/Q1 भैया 1/3 पकड़ के चलो, 3 गुना किए थे तो बढ़ गया था, लेकिन 3 गुना नहीं कर रहे हो आप, 1/3 कर रहे हो। 1/3 कर रहे हो तो जब यहां कैलकुलेशन होता तो गणित के नियम से नीचे क्या आता, 3 नीचे आता, फिर वो कहां जाता, तो फिर आपको क्या मिलता उसमें F1 F2 बराबर क्या होता, फिर इंटरचेंज F1/3 बराबर, तो जब आवेश को 1/3 कर दिए तो ये बल भी कितना हो गया 1, और अंडरस्टूड मैटर है, समानुपाती का संबंध होता ही था। याद करो F समानुपाती Q1 Q2/R, जब R को तुमने कांस्टेंट कर दी उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो वो किस पे डिपेंड हो गए बताओ।